हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी योर इंग्लिश टीचर हर्ष। और लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो तकरीबन 2 साल पहले किया था, तो एक लंबा गैप हुआ कि मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए आपके लिए। 12th क्लास का पूरा सिलेबस हमने कवर किया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू दैट इट विल गो फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई थिंक इट विल नेवर स्टॉप एंड वी विल कंटिन्यू स्टडी इंग्लिश। तो ये नई सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं जो कि है ग्रामर वाली सीरीज, और ग्रामर में काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है टेंसेस। ऑफ कोर्स टेंसेस आपने काफ़ी सारी बुक्स में पढ़ा होगा, ग्रामर की बुक्स में, और यूट्यूब पे भी खूब सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आपने वो भी देखे होंगे। अगर आपको समझ में आ गया देन इट्स ओके। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो देन माय फ्रेंड दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू। तो शुरू करें। टेंसेस समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टेंसेस होते क्या हैं। देखिए, टेंसेस को लोग रिलेट करके देखते हैं टाइम से। एक्चुअल में लोग कहते हैं कि हमारे पास 3 टाइम्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस समय हम क्लास ले रहे हैं, जिस समय आप मेरा वीडियो लाइव तो नहीं देख रहे हो, आप तो बाद में देखोगे, लेकिन जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो है ये प्रेजेंट टेंस है। अगर मैं पहले की बात करूंगा, यानी कुछ समय पहले की हो सकती है, बहुत समय पहले की हो सकती है, 10 साल 15 साल पहले की हो सकती है, या फिर 5 सेकंड पहले की भी हो सकती है। तो पहले की जो बातें हैं वो सारी बातें कवर करती है पास्ट टेंस को। अभी का जो टाइम है उसकी बातें कवर करती है प्रेजेंट टेंस को, और जो आने वाले टाइम की बातें हैं वो कवर करती है फ्यूचर टेंस को। यानी कि अगर हमको आने वाले टाइम की बात बतानी हो तो हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करेंगे, अभी की बात बतानी हो तो प्रेजेंट का, और पास्ट की बतानी हो यानी कि पुरानी बात बतानी हो तो पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या अच्छा, जो मैंने आपको बातें बताई अभी उसके हिसाब से अगर मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूं आपके सामने, तो फॉर एग्जांपल आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। आई एट जो कि सेकंड फॉर्म है, आई एट फूड, मैंने खाना खाया। और आई will eat food। सिंपली इन सेंटेंसेस को हम देख के ही पहचान सकते हैं कि I eat food, मैं खाना खाता हूँ। दिस इज द प्रेजेंट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। I ate food, मैंने खाना खाया, खा चुका हूँ, मतलब पास्ट में खाया था, सिंपल पास्ट टेंस ये है। और ऑब्वियसली पता चल रहा है कि पास्ट टेंस है। I will eat food जो कि फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं खाना खाऊंगा। इससे इजीली पता चलता है कि कौन सा टेंस है, आप इजीली पहचान सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी आपने टेंसेस पढ़े नहीं हैं, इसलिए आप इसको नहीं पहचान पाओगे, और नहीं पहचान पाओगे तो आपको टेंसेस पढ़ना पड़ेगा। टेंसेस पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है, सबसे पहले आप सीखिए हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स के बिना टेंसेस में आपका काम नहीं चलने वाला है। तो हम देखते हैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। इज, एम एंड आर ये है, वॉज और वर भी है, विल और शैल भी है, प्लस डू, डज भी है। ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब्स। अब आपको ये भी जानना पड़ेगा कि ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स कौन से टेंस में इस्तेमाल होती है। तो इज, एम, आर जो है वो एक्चुअली प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। वॉज और वर जो है वो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और विल और शैल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। यानी कि जब भी आप प्रेजेंट टेंस बनाएंगे तो आप इज, एम, आर का इस्तेमाल करेंगे। सभी प्रेजेंट टेंसेस ऐसे नहीं होंगे जिसमें इज, एम, आर लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो ये ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। पास्ट टेंसेस में वॉज, वर, विल और शैल रहेगा फ्यूचर में। वैसे शैल का इस्तेमाल आजकल लोग नहीं करते हैं, कहते हैं कि दिस इज नाउ द आउट ऑफ फैशन, मीन्स इट हैज़ बिकम आउट ऑफ फैशन नाउ। लोग इस्तेमाल नहीं करते,
फैशन से बाहर हो चुका है, तो कहते हैं कि विल ही आप यूज़ करो। फ्यूचर टेंस अगर आपको बनाना है तो विल ही इस्तेमाल करो। वैसे मैं आपको बता दूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर रिटन इंग्लिश में अभी भी शैल का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं आपको बता दूंगा कि शैल और विल कब इस्तेमाल होता है। बाकी एज फार एज द स्पोकन इंग्लिश इज कंसर्न आपको विल ही इस्तेमाल करना है। डू और डज हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल होगा अगर आप प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव बनाना चाहेंगे, नेगेटिव बनाना चाहेंगे या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहेंगे, तो डू और डज का इस्तेमाल हम करेंगे। उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल आप सबसे बेहतर तरीका आपके लिए सीखने का ये है कि आप नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और इन सारे हेल्पिंग वर्ब्स को नोट डाउन कर लीजिए। तो पहली चीज़ हमने क्या सीखी, हेल्पिंग वर्ब्स। इसके बाद हम जान लेते हैं कि प्रोनाउंस के बारे में। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये मेजर प्रोनाउंस अपने पास हैं। इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल तो हम करेंगे, लेकिन इनमें क्या है, इन प्रोनाउंस के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आप लगाएंगे, ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो आई के साथ आप प्रेजेंट टेंस में, अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन से प्रोनाउन को तो सिंगुलर मानते हैं और कौन से प्रोनाउन को प्लूरल मानते हैं। वी प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, एक से ज़्यादा है। यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी इसको माना जाता है। दे ऑलवेज प्लूरल है। ही, शी, इट तीनों के तीनों सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। और आई जो है वो वैसे तो सिंगुलर प्रोनाउंस है, वैसे तो आई सिंगुलर प्रोनाउन है, लेकिन कभी कभी इसको एज अ प्लूरल भी ट्रीट किया जाता है, कभी कभी, जो हम आपको बाद में समझा देंगे। तो आई को सिंगुलर या प्लूरल माना जाता है, वी प्लूरल, यू सिंगुलर और प्लूरल, दे प्लूरल और ही, शी, इट को सिंगुलर माना जाता है। मुझे लगता है आप शायद कंफ्यूज हो गए होंगे इन सब चीज़ों से, तो आप इसको रटने की बजाय आप ये देखें कि इनके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होती है। प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर अपने पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो आई के साथ यू विल ऑलवेज यूज एम, और एम सिर्फ आई के साथ ही इस्तेमाल होगा और आई के साथ और कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। दिस इज वेरी वेरी इजी। वी के साथ आर यूज होगा प्रेजेंट टेंस में, यू के साथ भी आर यूज होगा और दे के साथ भी आर यूज होगा। इसका मतलब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जो प्लूरल प्रोनाउंस हैं उनके साथ आर यूज होता है। वैसे यू को आप चाहे सिंगुलर माने चाहे प्लूरल माने, यूज आपको आर ही करना है। तो इन तीनों के साथ आर, आई के साथ एम, और ही, शी, इट जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। अच्छा, पर्सन से याद आया, आपको पर्सन भी बताना पड़ेगा, कौन सा प्रोनाउन कौन से पर्सन के अंदर आता है। फिलहाल हम जान लेते हैं ही, शी, इट के साथ में इज इस्तेमाल होता है। तो हमारी जो प्रेजेंट की तीनों हेल्पिंग वर्ब्स थी, यहाँ ऊपर में लिख देता हूँ कि ये एक्चुअल में प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं। ये मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको इंटेलिजिबल तो मैं लिख ही सकता हूँ। प्रेजेंट टेंस, पास्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे और फ्यूचर में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे हम। प्रेजेंट की तो ये हो ही गई। पास्ट में आई के साथ आप यूज करेंगे वॉज, सारे के सारे प्लूरल प्रोनाउंस के साथ आप करेंगे वर, ओके। और जो सिंगुलर प्रोनाउंस आप कंसिडर कर रहे हैं जिनको, उन सभी के साथ आप वॉज इस्तेमाल करेंगे, वॉज, वॉज एंड वॉज। तो आई को आपने यहाँ पर सिंगुलर कंसिडर किया और वॉज यूज़ किया, ही, शी, इट को सिंगुलर कंसिडर किया और वॉज यूज़ किया, और जो भी प्लूरल बचे थे सारे तीनों, उनके साथ आपने वर इस्तेमाल कर दिया। फ्यूचर में वैसे पुरानी इंग्लिश को अगर आप देखें, पुरानी किताबें आप निकाल के देखें इंग्लिश ग्रामर की, तो वो कहते थे कि आई और वी के साथ तो आप शैल इस्तेमाल कर दीजिए, आई और वी के साथ तो आप शैल इस्तेमाल कर दीजिए, और जो बाकी बचे हैं उन सब के साथ आप विल इस्तेमाल कर दीजिए। ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस। अब इससे भी इजी में बनाऊँ आपके लिए।
आप मॉडर्न इंग्लिश में शेल का इस्तेमाल मत कीजिए और सभी के साथ फ्यूचर टेंस में आप विल का ही यूज़ कर सकते हैं। यू विल नेवर बी रॉन्ग। ईजी। एक बार फिर से देख लीजिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं कि आपको स्क्रीनशॉट में प्रोनाउंस पढ़ लिए हैं और जान लिए हैं, तो हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन सा प्रोनाउन कौन सा पर्सन है, क्योंकि हम जब आगे टेंसेस पढ़ेंगे और सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें ये काम आएगा। वापस से आप सारे प्रोनाउंस देख लीजिए। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आप जब भी प्रोनाउंस को याद करें तो बेहतर होगा कि आप इसी सीक्वेंस में याद करें, ताकि हमेशा आपके रूल्स जो भी आप लगाएं तो इसी सीक्वेंस में लगाएं और वो इजी रहेगा आपके लिए। तो आई और वी, अच्छा, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम। तो जो लोग बोल रहे हैं, जो बात को कह रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, वो हैं फर्स्ट पर्सन। वो क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो आई और वी है फर्स्ट पर्सन। यू, जिसको बात बोली जा रही है, यानी कि आप, अभी इस केस में मैं फर्स्ट पर्सन हूं और आप सेकंड पर्सन हो, जिसको बात कही जा रही है वो है सेकंड पर्सन। तो यू सेकंड पर्सन है और केवल यू ही सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंदर दो प्रोनाउंस आते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस के अंतर्गत एक ही प्रोनाउन आता है, तो उनको प्रोनाउंस नहीं कहेंगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहेंगे। केवल यू ही आता है इसके अंदर। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, जो जिसके बारे में बात की जा रही है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो, और हम दोनों मिलके जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है? वो थर्ड पर्सन है। तो वो दे हो सकता है, ही, शी, इट में से कोई भी हो सकता है। ये सारे के सारे हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। आई और वी, जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। यू, जिससे बात की जा रही है या जिसको कही जा रही है बात, वो सेकंड पर्सन है। और जिसके बारे में बात की जा रही है वो है थर्ड पर्सन। उसमें आता है दे, ही, शी, इट। ये सारे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं। सिंगुलर प्लूरल अगर देखें तो मैंने आपको बताया था कि आई सिंगुलर है, कभी कभी प्लूरल भी माना जाता है, वो आगे क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। वी हमेशा ही प्लूरल है। यू प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही है, वो आगे क्लियर कर देंगे। दे प्लूरल है और ये तीनों ही, शी, इट सिंगुलर। क्योंकि जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो एक के बाद एक कंटिन्यूसली हम टेंसेस पढ़ते जाएंगे, तो उससे पहले जितनी बातें हमने पढ़ी है उनको एक बार रिवाइज कर दें फटाफट से। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब्स नाम की कोई चीज़ होती है जो कि सभी टेंसेस में इस्तेमाल की जाती है। मैंने कहा था आपको कि इज़, एम और आर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब्स होती है। उसके बाद विल और शैल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। और मैंने कहा था कि डू और डज हेल्पिंग वर्ब होती है। एक छूट गया था, पास्ट में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो डिड भी होता है। परफेक्ट टेंसेस में आप इस्तेमाल करेंगे तो हैज़ और हैव भी होता है। वैसे ये बताना भी काफ़ी जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी हमने एक भी टेंस नहीं पढ़ा है, लेकिन जब हम परफेक्ट टेंसेस पढ़ेंगे तो उसको रिवाइज कर लेंगे वापस, हैज़ और हैव कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये हैज़ और हैव है और पास्ट में होता है हैड। तो ये इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब्स आपके पास हैं। इज़ एम आर हमने कहा था कि प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होती है। वॉज और वर फ्यूचर पास्ट टेंस में इस्तेमाल होती हैं। विल और शैल फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होती है। डू, डज और डिड आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं या फिर नेगेटिव बनाते हैं या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं या फिर डबल इंटरोगेटिव्स बनाते हैं। इन सब के लिए आप डू, डज और डिड इस्तेमाल करते हैं। और परफेक्ट टेंसेस में आप हैज़, हैव और हैड इस्तेमाल करते हैं। ये बात हो गई क्लियर। इसके अलावा मेरे ख्याल से प्रोनाउंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, तो दूसरी बार क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे कि सर बार बार एक ही चीज़ को पढ़ाते जा रहे हैं। तो अब आप रेडी हैं टेंसेस पढ़ने के लिए? टेंसेस पढ़ने के लिए हम सबसे पहले कर लेते हैं टेंसेस का क्लासिफिकेशन। एक प्रेजेंट टेंस होगा जिसके 4 वेरिएंट्स होंगे। एक पास्ट टेंस होगा जिसके भी 4 वेरिएंट्स होंगे। एक फ्यूचर टेंस होगा और डेफिनेटली इसके भी 4 वेरिएंट्स होंगे। वो 4 वेरिएंट्स कौन से होंगे? प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल होगा, पास्ट टेंस में भी पास्ट सिंपल होगा,
और सेम एज बोथ ऑफ दीज फ्यूचर टेंस में भी फ्यूचर सिंपल होगा। तो हमने देखा कि सभी टेंसेस में सबसे पहले सिंपल टेंस हम पढ़ते हैं, उसके बाद जो दूसरा टेंस आएगा वो आएगा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके पास्ट सिंपल उसके बाद, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और फ्यूचर में भी एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो दो टेंसेस सबके हो गए, हमारे पास 6 टेंसेस हो गए। अब तीसरा टेंस हम देखते हैं, वो होगा परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट भी होगा और फ्यूचर परफेक्ट भी होगा। अब हमारे पास कितने टेंसेस हो गए? 9 टेंसेस। एक्चुअल में टेंसेस तो 3 ही है हमारे पास, लेकिन इनके 4 वेरिएंट्स होते हैं। 3 वेरिएंट्स ऑलरेडी हमने देख लिए हैं। प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। देन फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट। अब एक टेंस बाकी रहा है सभी में, वो है इन दोनों का मिक्सचर, परफेक्ट और कंटिन्यूअस का। एक्चुअल में इसको इस तरह नहीं लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये कौन सा टेंस है? परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके रूल्स और इसके रूल्स, दोनों के रूल्स को मिला के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना दिया। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से आपके पास हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूअस, NUOUS, कंटिन्यूअस। उसके बाद आपके पास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे मेरे साथ। 3 टेंसेस होते हैं, तीनों के 4 वेरिएंट्स होते हैं। प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर में भी फ्यूचर सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सबसे पहले जिस टेंस की बारी आएगी वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। नाम में सिंपल है केवल, लेकिन अगर आप कहें कि सबसे मुश्किल, तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि किसी भी टीचर को ये नहीं बोलना चाहिए बच्चों को या उसके स्टूडेंट्स को कि कोई चीज़ मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस का जिस टेंस में इस्तेमाल होता है तो वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। वैसे कहने वाले लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। मैं लिख देता हूँ आपके लिए। पहला टेंस हमने लिखा था जब हमने क्लासिफिकेशन किया था, तब वो था प्रेजेंट का प्रेजेंट सिंपल। एक ही बार लिखूंगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा ये, कि लोग इसको इंडेफिनिट, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। वैसे मुझे सिंपल नाम अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको बार बार सिंपल टेंस ही बोलूँगा। और ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैंने कहा नाम में सिंपल है, लेकिन सबसे ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर किसी टेंस में होते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होते हैं। ये आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप प्रेजेंट सिंपल टेंस सीख जाएंगे तो यकीन मानिए कंटिन्यूअस परफेक्ट बहुत ही ईजी टेंसेस हैं। तो सिंपल टेंस को आप ध्यान से सीखिएगा। जहाँ तक बात है सीखने की, तो चलिए सीखते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसमें आपको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। वो ये कि हेल्पिंग वर्ब्स आपने पहले पढ़ी हुई है, उसके अलावा इसमें क्या है, एस और ES का भी यूज़ होता है। वो एस और ES का यूज़ कुछ इस तरह से होता है कि आप, अगर आपकी जो वर्ब है, जो वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे, उसका लास्ट लेटर अगर S है, SH है, CH है, X है, Z है या फिर O है, इनमें से कोई है, आप जो सेंटेंस बनाएंगे उसमें सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। तो जो वर्ब आएगी, उस वर्ब में अगर उस वर्ब का जो शब्द है, जो वर्ड है, उसका लास्ट लेटर या लास्ट लेटर्स या S है, SH है, CH है, X है, Z है या फिर O है, तो ES लगेगा। क्या लगेगा? ES। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो लगेगा केवल और केवल S। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, आप सभी वर्ब्स में S और ES नहीं लगाएंगे। केवल और केवल आप, जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, या तो कोई पर्सन होगा
यानी कि नाउन होगा, पर्सन को छोड़िए आप, या तो नाउन होगा सब्जेक्ट या फिर आपका प्रोनाउन होगा। तो अगर आपका नाउन या प्रोनाउन जो है वो अगर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, पहली बात तो ये देखनी है कि आपका प्रोनाउन या नाउन थर्ड पर्सन होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए। दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। अगर केवल सिंगुलर होगा तो भी एस ई एस नहीं लगाएंगे ही नहीं, एस और ई एस की तो बात बाद में आएगी। अगर वो सिंगुलर होगा आपका नाउन या प्रोनाउन और थर्ड पर्सन नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। अगर थर्ड पर्सन होगा और सिंगुलर नहीं होगा तो भी नहीं लगाएंगे। वो आपका नाउन या प्रोनाउन थर्ड पर्सन भी होना चाहिए और सिंगुलर भी होना चाहिए, तब आप एस ई एस नहीं लगाएंगे। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो एस ई एस नहीं लगाएंगे, ऐसा का ऐसे ही वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिख देंगे। और एक बात और मैं आपको बताऊं, जब आप एस ई एस लगाएंगे तो ये जो एस ई एस लगता है ये केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है, बस केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है। एक्चुअल में इंग्लिश में ग्रामर में जो आप सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें मॉडिफिकेशन जो होता है, आप चाहे तो एस ई एस लगाएं, आप चाहे तो आई एन जी लगाएं, ये सब चीज़ें केवल बेस फॉर्म जो होती है वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म होती है, जो फर्स्ट फॉर्म जिसको आप कहते हैं उसी में ही लगता है एस ई एस और उसी में ही लगता है आई एन जी। सेकेंड, थर्ड और बाकी किसी भी फॉर्म में एस ई एस और आई एन जी नहीं लगता है। तो फर्स्ट फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी हर वर्ब की, अगर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस सीखना है तो। और उस फर्स्ट फॉर्म में आप क्या लगाएंगे, एस और एस कब लगाएंगे, जब वो आपका नाउन, पहले आप क्या देखेंगे, अच्छा पहले आप क्या देखेंगे, पर्सन देखेंगे या सिंगुलर प्लूरल देखेंगे, आप देखेंगे थर्ड पर्सन। अगर वो नाउन या प्रोनाउन थर्ड पर्सन है तो फिर आप देखेंगे कि वो सिंगुलर भी है कि नहीं है। तो फिर अगर वो सिंगुलर भी मिल गया, दोनों चीज़ें मिल गई, तो फिर आप एस ई एस लगाने जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि एस लगेगा या ई एस लगेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस वर्ब का लास्ट में ढूंढना पड़ेगा कि लास्ट का एक या दो लेटर्स जो हैं वो एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ, इनमें से कोई है तो ई एस लगा देंगे, अगर नहीं है तो एस लगा देंगे, आपका काम खत्म। इतनी मुश्किल बात भी नहीं है ये, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। अच्छा चलिए, प्रेजेंट सिंपल का एक सेंटेंस हम बना के देखते हैं। मैं ज़्यादा अलग अलग टाइप के वर्ब्स इस्तेमाल करके और अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस बना के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा। कुछ एक दो कॉमन सेंटेंसेस में ही मैं लूँगा और उन्हीं सेंटेंसेस को अलग अलग टेंसेस में हम कन्वर्ट करेंगे। आई ईट फूड, ये हमने लिख लिया, आई ईट फूड, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। तो अच्छा, आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है मेरे ख्याल से, तो मैं इसको पहले हिंदी में लिख देता हूँ। मैं खाना खाता हूँ। वैसे आपने ये भी पढ़ा होगा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ये आता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये आता है, या फिर ती हूँ, ता हूँ, ये आता है, वो हिंदी वाले वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस के होते हैं। तो अब इस तरह से तो मैं पढ़ाने वाला हूँ नहीं, बाकी आप याद ज़रूर रख सकते हैं। आप इनके चक्कर में पढ़ने के बजाय आप ये देखें कि जिस वाक्य को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, या इंग्लिश में भी आप अगर सीधे ही आप किसी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं या आप प्रेजेंट सिंपल का टेंस बनाना चाह रहे हैं, सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं, तो आप देखें कि उस वाक्य में, उस सेंटेंस में जो बात कही गई है वो कौन से टाइम में कही गई है। प्रेजेंट में वो बात कही गई है तो ऑब्वियसली वो प्रेजेंट टेंस तो है ही है। और उसके बाद आप देखिए कि उसमें कोई काम कंटिन्यू चल रहा है क्या, नहीं चल रहा तो वो कंटिन्यूस टेंस नहीं है। और कोई काम कंप्लीट हो गया क्या, तो फिर वो अगर कंप्लीट हो गया तो परफेक्ट है, नहीं हुआ तो परफेक्ट नहीं है। और अगर वो काम चल भी नहीं रहा यानी कंटिन्यूस भी नहीं है, अगर वो काम कंप्लीट भी नहीं हुआ यानी कि परफेक्ट भी नहीं है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं है। तो तीनों ही नहीं है, बिल्कुल जनरल बात कही गई है, सिंपल बात कही गई है, कोई बात बताई गई है, कोई नॉर्मल सा एक्शन हुआ है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे मैं खाना खाता हूँ, कंटिन्यू नहीं चल रहा काम, कंटिन्यूस नहीं है। काम मैंने खाना खा के कंप्लीट नहीं किया तो परफेक्ट नहीं है। और जब परफेक्ट और कंटिन्यूस नहीं है तो परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं है। तो ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये तो हुआ हिंदी में पहचानने का तरीका, और इंग्लिश में तो आप पहचान ही जाओगे। तो ये जो मैं खाना खाता हूँ, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो
अच्छा, आप लोगों को तो आदत पड़ी हुई है स्ट्रक्चर्स पढ़ने की, यानी कि कौन से टेंस का जो है वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। वैसे आप लिख लीजिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कभी कभी कॉम्प्लीमेंट भी हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट कभी कभी एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट होता है, फिर एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट में भी एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, कुछ अलग अलग चीज़ें होती है, तो वो काफ़ी कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। अब बेसिकली सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जनरल सेंटेंसेस में होता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट वही है जो, अच्छा ये देखो सबसे पहले तो इसमें एक्शन हो रहा है क्या? मैं खाना खाता हूँ, हो रहा है, खाना खाने का एक्शन हो रहा है। तो जो एक्शन है यानी कि जो काम है वो तो है वर्ब, खाना खाने का काम हो रहा है, ये है वर्ब। और मैं जो एक्शन कर रहा हूं वो सब्जेक्ट है। और इस एक्शन का इफेक्ट, अच्छा ये खाना वर्ब है और मैं खा रहा हूं इसलिए मैं सब्जेक्ट हूं, और मेरे खाना खाने का इफेक्ट जिस चीज़ पे पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है? खाने पे, तो वो है ऑब्जेक्ट। अच्छा ये तो उल्टा पुल्टा हो गया, SVO इधर तो SOV हो गया। हिंदी में ऐसा होता है और इंग्लिश में इसका थोड़ा अलग होता है। तो इस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो आप सबसे पहले देख लीजिए सब्जेक्ट क्या है, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। देन आप कहेंगे कि वर्ब कौन सी है? वर्ब है खाने की, तो खाने को कहते हैं ईट। अच्छा, अब ये भी तो देखना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में SES का इस्तेमाल करते हैं, तो एस इस्तेमाल करेंगे या ES इस्तेमाल करेंगे? अच्छा ये तो देख लो कि करेंगे भी कि नहीं करेंगे। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन, नाउन या प्रोनाउन है। फिलहाल तो आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है, पढ़े थे ना आपने, I, we, you, they, he, she, it। तो ये I है और I होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है क्या? नहीं है, तो SES नहीं लगाना, खत्म कहानी। अब ईट का ईट लिख दिया क्योंकि ईट फर्स्ट फॉर्म होती है। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और इसमें ऑब्जेक्ट यानी कि मेरे खाना खाने का असर किस पे पड़ रहा है? ऑब्वियसली खाने पे पड़ रहा है। खाने को इंग्लिश में कहते हैं फूड, आप लिख लीजिए फूड। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, अभी ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस तब बनेगा जब मैं इसके फुल स्टॉप लगा दूंगा, बिकॉज पीपल, द इंटेलिजेंट पीपल से दैट इन इंग्लिश देर इज नो फुल स्टॉप एंड देर इज नो सेंटेंस। अगर आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया तो सेंटेंस भी नहीं है। तो हर सेंटेंस को बनाने के बाद में आप फुल स्टॉप लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो इस सेंटेंस को आगे भी बढ़ाने की पॉसिबिलिटी रहेगी, जो कि नहीं बढ़ाएंगे। हम फिलहाल फुल स्टॉप लगा देंगे और ये हमारा सेंटेंस कंसिडर कर लिया जाएगा। आई ईट फूड, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। अच्छा एक और सेंटेंस हम बनाते हैं, मैं ब्रश करता हूँ। ब्रश को ब्रश ही लिख देते हैं हिंदी में भी, मंजन थोड़ा ज़्यादा पुराना हो जाएगा। मैं ब्रश करता हूँ। अच्छा सारे काम मैं क्यों करूँ? मैं की जगह आप चेंज करें ना, वह ब्रश करता है। तो आपने देखा कि ता हूँ, ये रहा, ता है, ये रहा। ऐसे आपने पहचान लिया कि प्रेजेंट सिंपल है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको दूसरा तरीका भी बता दिया था पहचानने का। ये वह ब्रश करता है, ये कब कर रहा है ब्रश? पहले कर लिया क्या? नहीं। आगे करेगा क्या? नहीं। अभी कर रहा है? अभी कर रहा है, तो प्रेजेंट टेंस है। अब इसमें कंटिन्यूस कर रहा है क्या? ऑब्वियसली नहीं, तो कंटिन्यूस नहीं है। ब्रश कर चुका है क्या? नहीं कर चुका, तो परफेक्ट भी नहीं है। तो परफेक्ट और कंटिन्यूस नहीं है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं है। ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। आप कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट कौन होता है? जो एक्शन करने वाला होता है। यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है? ब्रश करने का एक्शन हो रहा है। कौन कर रहा है? वह को इंग्लिश में कहते हैं ही, और ही अगेन एक प्रोनाउन है। सब्जेक्ट आ गया आपका। उसके बाद एक्शन क्या हो रहा है? ब्रश करने का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रश ही कहते हैं। ब्रश ये है इसका फर्स्ट फॉर्म। इसके तीनों फॉर्म्स होते हैं ब्रश, ब्रश्ड एंड ब्रश्ड। वैसे ये हमारे काम आने वाले नहीं है अभी, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। तो बाकी की बात अपन बाद में करेंगे, अभी कर लेते हैं फर्स्ट फॉर्म की बात। ही ब्रश, ये आ गई हमारी वर्ब।
क्या ब्रश करता है, मेरे ब्रश करने का, यानी कि उसके ब्रश करने का किसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, दांतों के ऊपर पड़ रहा है, दांतों को ही तो कर रहा है ब्रश, ब्रश करता है। वैसे यहाँ दांत तो लिखे हुए नहीं है, तो सेंटेंस खत्म। ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा आपको चेक कैसे करना है कि ये सेंटेंस है कि नहीं है। वह ब्रश करता है, क्या ये इनकम्प्लीट है या फिर कंप्लीट है, यानी कि इस बात को कहने के बाद में कुछ पूछने की जरूरत पड़ रही है। वह ब्रश करता है, कंप्लीट तो है। तो कंप्लीट थॉट अगर किसी सेंटेंस से हो, भले ही उसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, भले ही उसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं हो, तो भी वो सेंटेंस माना जाएगा। तो ये आपका सेंटेंस है और इसको आप यहीं पे एंड कर सकते हैं फुल स्टॉप लगा के। लेकिन एक चीज़ आप अभी भी भूल रहे हैं, वो ये कि आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब में एस तो लगाया ही नहीं। लगाना है कि नहीं लगाना देखते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं अभी अपन। ये जो सब्जेक्ट है ही, ये सबसे पहले देखें कि ये प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, ही तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। ये लीजिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। अच्छा थर्ड पर्सन हमको पता चल गया, तो अगर ये फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन होता तो हम दूसरा रूल देखते ही नहीं। लेकिन क्योंकि थर्ड पर्सन है ये ही, तो हम देखेंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ही क्या है, ऑब्वियसली सिंगुलर है, आपने पढ़ रखा है पहले। तो ये थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, तो अब हमारा इस्तेमाल होगा एस और ई एस। अब जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये जो वर्ब है इसके लास्ट में एस एच आ रहा है, क्या वो इस लिस्ट में है? जी हाँ, ये रहा एस एच। तो एस एच लास्ट में है, तो अब क्या लगाएंगे? जी ई एस लगाएंगे। ही ब्रशेस, वह ब्रश करता है, फुल स्टॉप आप लगा दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, कॉम्प्लीमेंट इसमें है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ही ब्रशेस, वह ब्रश करता है। अगर आप जोड़ना चाहें कि वो अपने दांत ब्रश करता है या दांत साफ करता है, तो आप लिख सकते हैं ही ब्रशेस हिज टीथ, उसके दांत, अपने दांत वो साफ करता है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर आप फुल स्टॉप लगा देंगे पीछे, ठीक है। तो इसको तो हम मिटा देते हैं और मेरे ख्याल से प्रेजेंट सिंपल टेंस आपका इतने में क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी एक दो एग्जांपल्स अपन और ले लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के। इसको भी मैं मिटा देता हूं। चलिए, हम बाजार जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। एक दो की जगह हमने 3 एग्जांपल्स ले लिए, चलिए एक और ले लेते हैं। वे नहाते हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनमें ऑब्जेक्ट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनमें ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ और होगा। अपने को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने देख लिया कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और उसके बाद जो भी होता है आप लगा दीजिए। बहुत ही आसान है। हम बाजार जाते हैं, इसमें क्या काम हो रहा है? बाजार जाने का। एक्चुअल में तो जाने का काम हो रहा है, तो जाना वर्ब हुई, ठीक है। कौन कर रहा है जाने का काम? हम कर रहे हैं। तो क्योंकि हम एक्शन कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं, तो हम ही सब्जेक्ट है, ठीक है। ये वर्ब है। अब बाकी जो बचा है वो आप लगा दीजिए पीछे। तो इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट है हम को इंग्लिश में कहते हैं वी। इसके बाद वर्ब क्या है? जाना। जाने को कहते हैं गो की तीनों फॉर्म्स होती है, गो, वेंट, गॉन। फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में, गो हमने लगा दिया। बाजार जाते हैं तो टू मार्केट, हम बाजार जाते हैं। अब इसमें एक चीज़ और देखनी है हमें कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को,
जो कि है एस और ई एस लगाना। तो क्या हम एस और ई एस लगाएंगे, तो ये देखेंगे हम कि ये जो वी है, वी, ये हमारा जो प्रोनाउन है ये कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन नहीं है। हम किसके साथ लगाते हैं एस ई एस, कि हमारा नाउन या प्रोनाउन जो है थर्ड पर्सन भी हो और उसके साथ में वो सिंगुलर भी हो। तो फिलहाल तो ये थर्ड पर्सन ही नहीं है, सिंगुलर प्लूरल की तो बात ही बाद में आती है। इसको यहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए, यानी कि आपको एस ई एस नहीं लगाना, गो का गो ही रहने देना है। ये आपका सेंटेंस बन चुका है। दूसरा सेंटेंस आप बनाएंगे, बच्चे खेलते हैं। क्या काम हो रहा है, खेलने का। तो ये खेलना जो है वो वर्ब हो गया, और कौन खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट हो गया। इसमें ना तो ऑब्जेक्ट है, ना कॉम्प्लीमेंट है, ना एडवर्बियल है, कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें हैं उससे ही हम सेंटेंस बनाएंगे। अच्छा, ये सेंटेंस है कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे कि इसका कोई सेंस बन रहा है क्या, कोई बात समझ में आ रही है क्या, सही है क्या बात, कंप्लीट है क्या। ये बच्चे खेलते हैं बिल्कुल कंप्लीट है, तो इसका मीनिंग निकल रहा है, सेंस बन रहा है, तो बच्चे खेलते हैं ये सेंटेंस है। और इसमें कंटिन्यूस हो रहा है क्या, कोई काम नहीं हो रहा, कंटिन्यूस नहीं है। इसमें खेलना कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ, तो परफेक्ट नहीं है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो ये सिंपल टेंस है। और पास्ट में हो रहा है क्या, बच्चे खेलते हैं, अभी खेलते हैं, पास्ट की बात नहीं है, तो पास्ट टेंस नहीं है। फ्यूचर में खेलेंगे क्या, नहीं है, गागेगी वगैरह कुछ भी नहीं, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सीधी सी बात है। इसको आप ट्रांसलेट कीजिए। बच्चों को इंग्लिश में कहते हैं चिल्ड्रन। चाइल्ड एक बच्चा होता है और चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे होते हैं। चाइल्ड के आगे एस ई एस नहीं लगता है क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होता है, और चिल्ड्रन के आगे भी एस ई एस नहीं लगता है क्योंकि चिल्ड्रन खुद एक प्लूरल फॉर्म है और इसका कोई सिंगुलर वगैरह नहीं होता है। चिल्ड्रन खेलने को क्या कहते हैं, प्ले। अब प्ले की तीनों फॉर्म्स होती है, प्ले, प्लेड, प्लेड, लेकिन हमको प्ले से मतलब है जो कि फर्स्ट फॉर्म है। तो अब देखना है एस और ई एस। तो सबसे पहले ये जो चिल्ड्रन है, अब ये प्रोनाउन है क्या, नहीं है, ये नाउन है। ये थर्ड पर्सन नाउन है क्या, बिल्कुल थर्ड पर्सन नाउन है। मैं खेलता हूँ क्या, नहीं खेलता। आप खेलते हो क्या, नहीं खेलते। बच्चे खेलते हैं, तो ये थर्ड पर्सन है। अच्छा, ये प्रोनाउन नहीं है, नाउन है, फिर भी हम देख रहे हैं, चलिए देख लेते हैं क्या जा रहा है। चिल्ड्रन थर्ड पर्सन है, चलो पहली बात अपनी पूरी हो गई कि ये थर्ड पर्सन है, लेकिन क्या ये सिंगुलर है, बिल्कुल भी नहीं है सिंगुलर। बच्चे तो बहुत सारे हैं, ये तो प्लूरल है, बहुवचन है, तो अब हम एस ई एस नहीं लगाएंगे और प्ले का प्ले ही रहने देंगे, और इसके आगे हम लगा देंगे फुल स्टॉप, चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल का आपका सेंटेंस हो गया है। अब इसमें हमने क्रिकेट भी इंक्लूड कर दिया जो कि एक ऑब्जेक्ट है, तो उसको भी हम बना लेते हैं। इसमें और इसमें क्या फ़र्क रहेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं रहेगा। सब्जेक्ट, वर्ब और पीछे जो बचा है वो चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे कुछ भी हो, उसके पीछे लगा देंगे हम। तो इसमें आपको समझ में आ ही गया होगा। सब्जेक्ट है, ये खेलना वर्ब है क्योंकि इसमें एक्शन हो रहा है, और क्या काम कर रहे हैं, क्रिकेट खेलने का काम कर रहे हैं, वो तो वर्ब हो गई, लेकिन क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो खेलने का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, क्रिकेट के ऊपर, तो ये है ऑब्जेक्ट। एस ओ वी होता है हिंदी में, और इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो वो हो जाता है एस वी और ओ। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, वर्ब लगाएंगे प्ले, और एस एस नहीं लगेगा, आपको पहले ही बताया क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, लेकिन थर्ड पर्सन तो है लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, इसलिए नहीं लगेंगे। पहला रूल है, दूसरा रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए एस एस हम नहीं लगाएंगे। चिल्ड्रन प्ले, क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। CRICKET इज द स्पेलिंग ऑफ क्रिकेट एंड हियर इज योर फुल स्टॉप। ये आपका सेंटेंस बन गया। ये तीसरा वाला, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। प्रेजेंट सिंपल टेंस हम पढ़ रहे हैं, याद है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं। वे नहाते हैं, लास्ट वाला जो सेंटेंस है उसको हम कैसे बनाएंगे, उसको बनाएंगे, यहाँ पर कुछ हो रहा है एक्शन, जी हाँ हो रहा है नहाने का, तो वो जो नहाने का जो एक्शन है वो वर्ब है। कौन नहा रहा है, वे या वो, दोनों में से कुछ भी बोल दीजिए। ये है सब्जेक्ट यानी कि डूअर जो एक्शन कर रहा है, तो सब्जेक्ट और वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं, तो हम लगाएंगे भी नहीं। चलिए, वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे, जो कि एक प्रोनाउन है। और नहाने को क्या कहते हैं, BATH, बाथ, दे बाथ। लेकिन SES का रूल अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हम पढ़ रहे हैं। और एक बात और मैं आपको बताऊं, ये जो SES की जो बीमारी है ना,
ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही है, उसके बाद किसी भी टेंसेस में नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी टेंस में ये है। अगर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का कोई सेंटेंस बनाना है तो एस का रूल अप्लाई करना है, अदरवाइज आपको एस के बारे में सोचना भी नहीं है। यू डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट दी एस रूल। चलिए यहाँ तो है, तो यहाँ सोचते हैं, ये जो आपका नाउन या प्रोनाउन है, वैसे ये क्या है, ये प्रोनाउन है, तो ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है क्या, जी हाँ है थर्ड पर्सन। तो लगाएंगे, अरे रुको अभी ये तो देख लो कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये दे तो प्लूरल है, हमने पढ़ा था पहले कि दे और यू और वी तो प्लूरल होता है। आई के साथ आई कभी सिंगुलर होता है, कभी प्लूरल होता है, और ही शी इट या फिर एनी वन नेम जो कि है सिंगुलर होता है। यहाँ पर दे है, दे प्लूरल है, तो एक रूल तो अप्लाई हो रहा है थर्ड पर्सन का, लेकिन दूसरा रूल अप्लाई नहीं हो रहा, सिंगुलर नहीं है प्लूरल है, तो नहीं लगाएंगे, बात का बात ही रहने देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो मेरे ख्याल से अब प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन बच्चों, हमने केवल और केवल अभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य पढ़े हैं, इनके अभी हम नेगेटिव्स भी पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव्स भी पढ़ेंगे और इंटरोगेटिव नेगेटिव्स भी पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल में केवल उसी तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो अपन ने अभी पढ़े हैं? जी नहीं, और भी होते हैं। वो तो थे केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट सिंपल टेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रेजेंट सिंपल के एक टाइप के सेंटेंसेस अभी हमने पढ़े हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या सभी टेंसेस में अफर्मेटिव्स होते हैं, सकारात्मक वाक्य। उसके बाद होते हैं नेगेटिव्स, नकारात्मक वाक्य, जो आप समझते ही होंगे। इंटरोगेटिव्स, क्वेश्चन वाले वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। और कुछ लोग कहते हैं कि इंटरोगेटिव नेगेटिव्स होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि डबल इंटरोगेटिव्स होते हैं। तो ये सभी चीज़ें अपन देख लेंगे, जितने भी क्लासिफिकेशंस हैं वो। तो अफर्मेटिव्स अभी अपन ने पढ़े हैं, यानी कि सकारात्मक सीधे सीधे वाक्य हमने पढ़े हैं देसी भाषा में। और अगर उनको नकारात्मक यानी कि नेगेटिव्स में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे वो अपन अभी देखेंगे। तो इसको तो हम मिटा देते हैं अभी, और हम चलते हैं अफर्मेटिव के बाद में नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए पहले आप अफर्मेटिव सेंटेंस दोबारा से लिख दें यहाँ पर, यानी कि मैं लिख दूँ आपके लिए। मैंने एक सेंटेंस आपको बताया था, आई ईट फूड, जिसमें हमने एस नहीं लगाया था, क्योंकि आई जो है प्रोनाउन वो फर्स्ट पर्सन था, थर्ड पर्सन नहीं था, इसलिए आई ईट फूड ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है और ये अफर्मेटिव है, जैसा कि आप समझने लग गए हैं अब। तो इसका स्ट्रक्चर है एस, वी और ओ। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। नॉट कहाँ लगेगा, जी हाँ यहाँ लगेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट लगेगा। लेकिन नोट से भी पहले एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, वो मैंने आपको शुरू में बताई कि डू या डज। डिड भी होता है जो कि पास्ट में होता है, अभी हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, डू और डज लगेगा और उसके बाद नोट लगेगा। तो डू और डज तो लगेगा, लेकिन डू लगेगा या डज लगेगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। चलिए इस प्रॉब्लम का भी सलूशन निकाल लेते हैं। डू तो लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में और डज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाएंगे और सिंगुलर है तो डज लगाएंगे। फिलहाल आई जो है वो, मैंने कहा था ना, आई को कभी सिंगुलर मानते हैं कभी प्लूरल मानते हैं, ये सीखना पड़ेगा आपको। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सीख जाएंगे धीरे धीरे। आई गारंटी यू दैट आई विल मेक यू लर्न वेयर टू कंसीडर इट सिंगुलर और वेयर टू कंसीडर प्लूरल। आई को सिंगुलर मानना चाहिए, प्लूरल मानना चाहिए, ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस है नहीं। आई को फिलहाल हम यहाँ पर, अच्छा आप ये समझ लीजिए कि आई के साथ डू यूज़ होता है। अच्छा मैं सारे प्रोनाउंस के साथ ही आपको बता देता हूँ। आई, वी, यू, दे, आप चाहे तो इसको नोटबुक में लिख भी सकते हैं। ही, शी, इट। आई के साथ डू होगा, वी के साथ डू होगा, यू के साथ डू होगा, दे के साथ डू होगा। ये डू हो गया चारों के साथ में। इसके बाद में ही, शी और इट के साथ में डज होगा।
सिंपल, आ गई बात समझ में, बहुत ही आसान है। आई वी यू दे इस सब के साथ में डू होगा और ही शी इट के साथ में डज होगा, भी देख लिया हमने। अब तो मिटा दें इसको, आपको याद करना पड़ेगा, ये सब बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं रख सकते क्योंकि बोर्ड भर जाएगा और हम और कुछ नहीं लिख पाएंगे, इसलिए इसको मिटा देते हैं। और आई ईट फूड, चलिए मैं आपके लिए हिंदी में भी लिख देता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। बेसिकली अगर आपको हिंदी सेंटेंसेस को समझना हो तो नहीं जिसमें आएगा वही नेगेटिव होगा, सीधी सी बात है। मैं खाना खाता हूँ ये तो है पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसका आपने ट्रांसलेट किया मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। लेकिन अगर आप कहें कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, आपकी मर्जी है भाई, आप खाओ या नहीं खाओ, लेकिन ये सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, मैं अलग कलर के पेन से आपके लिए लिख देता हूँ। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल, आगे भी आ सकता है, फिलहाल हम इतना ही देख रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस डू और डस, जो कि आपको पता चली गया डू यूज करेंगे कि डस यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें भी, प्लस ऑब्जेक्ट या आगे आप जो भी लगाना चाहें वो, ये स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट प्लस डू डस होगा, दोनों में से एक होगा, उसके बाद नॉट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, इसमें वर्ब क्या है, खाने की वर्ब है, तो खाने को कहते हैं ईट, लेकिन उससे पहले आपको डू या डज लगाना है। डू या डज में से क्या लगाओगे, आई के साथ लगता है, डू लगता है आई के साथ, तो आई कौन से कलर का पेन हो गया, ये तो रंग बिरंगा हो गया, जी हाँ, आई डू लगा दिया आपने क्योंकि आई के साथ डू लगता है। अब नोट लगाना है, कुछ नहीं करना है। तो वैसे रिटन इंग्लिश में तो आप इस तरह से लिख देते हैं आई डू नॉट, लेकिन जब आप स्पोकन इंग्लिश यूज़ करते हैं बोलते वक्त तो आप डोंट बोलते हैं, दोनों ही सही है। दिस इज़ द रिटन इंग्लिश एंड दिस इज़ द स्पोकन इंग्लिश, आप चाहें तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। आई डू नॉट, अब आएगा सब्जेक्ट डू डस, आ गया डू, नॉट आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे ईट और ऑब्जेक्ट लगा देंगे फूड, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। कुछ भी फर्क नहीं है, एग्जैक्टली वैसा का वैसा है, केवल आपने डू और डज लगाया है और पीछे नॉट लगाया है नेगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव के बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है उसमें क्या होता है, मैं खाना खाता हूँ अफर्मेटिव, मैं खाना नहीं खाता हूँ नेगेटिव, और क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, हिंदी में फिलहाल क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इन शब्दों के साथ में होती है, वो इंटरोगेटिव होता है। और सबसे बड़ी पहचान वो ये कि सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, इंग्लिश में भी ऐसा के ऐसा ही और हिंदी में भी ऐसा के ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा होता है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो फिलहाल ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, मैं खाना खाता हूँ, जो अगर आप नेगेटिव को समझें तो भी आप अफर्मेटिव से रिलेट करके समझें, अगर आप इंटरोगेटिव को समझें तो भी आप अफर्मेटिव को रिलेट करके समझें, क्योंकि अगर आप इंटरोगेटिव को नेगेटिव के हिसाब से समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप नेगेटिव को भी अफर्मेटिव के हिसाब से समझें और आप इंटरोगेटिव को भी अफर्मेटिव के हिसाब से समझें। तो क्या फ़र्क है, केवल मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, पहले क्या लगाया है और इधर क्वेश्चन वर्ड लगाया है, बस, और कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो क्योंकि कुछ भी फ़र्क नहीं है तो जब हम बनाएंगे तो भी कुछ भी फ़र्क नहीं रहेगा, केवल क्या का फ़र्क रहेगा वो ये कि मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, ऐसा का ऐसा ही आपका बन जाएगा। अब आप फुल स्टॉप रहने दीजिए क्योंकि ये इंटरोगेटिव है इसलिए इसमें इंटरोगेटिव लग जाएगा। अब एक चीज़ हमारी रह गई, क्या, क्या के लिए क्या वॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या के लिए लगाएंगे डू और डस, जो कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो आई के साथ अगर हम लगाते तो क्या लगाते, डू लगाते, तो डू आ जाएगा
और डू क्योंकि शुरुआत में है इसलिए डी बड़ा आएगा, कैपिटल आएगा। डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूँ, ये इसका इंटरोगेटिव है। अच्छा, एक और इंटरोगेटिव हम बना के देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि क्या वो खेलते हैं, क्या वो खेलते हैं, क्या वह नाचती है, डांस करती है, ये हमने गलती कर दी, ये भी हमने गलती कर दी। जी हाँ, अब हमने अपनी गलती सुधार ली। और क्या वो खेलते हैं, इसका बनाए वो खेलते हैं, दे प्ले। अब मैं बार बार आपको पूरा का पूरा सेंटेंस शुरू से नहीं सिखाने वाला क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए वो खेलते हैं आपको आता है, दे प्ले। आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है पीछे क्या, तो क्या के लिए डू और डज, और वो दे के साथ तो डू होता है। आप अपनी लिस्ट जाकर चेक कर लीजिए कौन से प्रोनाउन के साथ डू लगता है, कौन से के साथ डज लगता है। वैसे आई वी यू दे के साथ डू लगता है और ही शी इट के साथ में डज लगता है। यहाँ पर क्या है, दे, तो हम लगाएंगे डू। डू दे प्ले, ये बन गया। क्या वह नाचती है, तो वह नाचती है। वैसे इंटरोगेटिव में एक और चीज़ आती है, वो ये कि हमने बनाए इंटरोगेटिव्स डू और डज से, केवल हमने यही इंटरोगेटिव्स बनाए। इंटरोगेटिव WH वर्ड्स से भी बनते हैं जिनको क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। WH वर्ड्स वॉट हो गया, विच हो गया, वेयर हो गया, ये सारे जो हैं वो WH वर्ड्स हैं, काफ़ी सारे हैं। तो WH वर्ड्स जो हैं उनसे भी आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। वाई हो गया, ये तो डू डज से तो आपने सीख लिया। अगर आपको WH वर्ड से क्वेश्चन बनाना है यानी कि इंटरोगेटिव बनाना है तो आप कहें कि वह खाना क्यों खाती है, वह खाना क्यों खाती है, ये आपकी इच्छा हो रही है, आपको पूछना है। तो देखिए, जो डू या डज वाले सेंटेंसेस हैं, यानी कि जिन सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट करते वक्त डू या डज लगाते हैं, तो उनमें तो शुरू में ही क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। जैसे कि हमने लिखा था कि क्या वह खाना खाती है, क्या वह खाना खाती है, शुरू में ही क्वेश्चन वर्ड आ गया क्या, तो आप डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। और इनमें आप देखें WH वर्ड वाले में कि शुरू में क्वेश्चन वर्ड नहीं आता है, बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। क्यों, वह खाना क्यों खाती है, यहाँ पर जाके क्वेश्चन वर्ड आया है। तो इसको आप पहचानने का ये तरीका है कि ये आपको WH वर्ड से बनाना है, और ये जो है शुरू में आया है तो ये आपको डू डज से बनाना है। अब बनाइए, ये तो आपने सीख ही लिया था। डज शी ईट फूड, ठीक है, या दोबारा से स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, इसमें डू या डज पहले होगा। अच्छा, सभी के स्ट्रक्चर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप शायद भूल गए होंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, प्लस नोट करते हैं, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, एडवर्बियल भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं एक साथ में, बड़ा सेंटेंस हो तो। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव्स में सबसे पहले ही डू या डज आ जाता है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट वगैरह आते हैं। ये इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है। लेकिन जो है ये वाला इंटरोगेटिव जो WH वर्ड वाला, उसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा ये आप खुद देख लीजिए। हिंदी में अगर हम बात करें तो ये तो है सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद में ये जो है वर्ब है। लेकिन जब हम इंग्लिश में बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले आपका WH वर्ड आएगा, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद में
डू या डस आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है। वैसे एक सजेशन दूं आपको, अगर आपको चक्कर में नहीं पड़ना है, अगर आपको उलझना नहीं है और टेंसेस आपको वैसे ही परेशान करते हैं, आप टेंसेस नहीं समझ पाते, हाँ अगर आपका लेवल पहले से अच्छा खासा है और आप एडवांस लेवल पर सीखना चाहते हैं तो ठीक है, आप रूल्स याद कर लीजिए। लेकिन मेरी सलाह आपको ये रहेगी, अगर आपको इस झमेले में नहीं पड़ना है, इस झंझट में नहीं पड़ना है कि प्लस 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 करके बहुत सारे प्लस माइनस करूँ, ये इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद भूल ही जाइए, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी है नहीं है। आप सीधे ही प्रैक्टिकली उसको ट्रांसलेट करना सीख लीजिए। चलिए अभी तो इसके इस्तेमाल से ही कर लेते हैं। सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे। वह खाना क्यों खाती, क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई, वाई लगा दिए। उसके बाद क्या है, डू या डस, डू या डस में से क्या लगाएंगे, इसको देखने के लिए हम देखेंगे वह जो है वो सिंगुलर है, शी आएगा, तो शी के लिए क्या यूज़ करेंगे, डज यूज़ करेंगे। वाई डस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और एस लगाएंगे। इंट्रोगेटिव है तो भी क्वेश्चन मार्क लगेगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। पीछे ये लग गया आपका क्वेश्चन मार्क। अब इसमें एक कमी रह गई, वो ये कि मैंने कहा था आपको कि प्रेजेंट टेंस में चाहे वो कोई सा भी हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, कुछ भी हो, उसमें आपको जो है एस लगाना ही लगाना है वर्ब में, और वो होगी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब आपकी है ईट और इसकी ईट की फर्स्ट फॉर्म ही आपने लगाई है, क्योंकि फर्स्ट नहीं लगाते तो गलत हो जाता सेंटेंस। ईट लगा दिया आपने। अब शी के साथ में क्या होगा, ये थर्ड पर्सन है, जी हाँ है। क्या ये सिंगुलर है, जी हाँ ये सिंगुलर भी है, दोनों ही रूल्स अप्लाई होते हैं, तो एस लगाएंगे। अब ईट को आप देखेंगे, क्या इसके लास्ट में एस है, नहीं है। SH है, नहीं है। CH है, नहीं है। क्या इसके लास्ट में Z है, नहीं है। O है, नहीं है। X है, नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, तो क्यों ये S लगा रहे हो, अब तो आप S लगा दो ना, S लगा दो। तो why does she eat, अच्छा 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 अच्छा, एक प्रॉब्लम हो गई। आपको तो सब कुछ स्मूथ लग रहा है, ये तो हार्ड होगा। ये क्या हुआ कि देखिए ईट्स, लेकिन क्योंकि हमने पहले ही इधर ES वाली फॉर्म यूज़ कर ली है, डू या डज में से डज यूज़ कर लिया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इधर S नहीं लगाएंगे। और एक्चुअल में आपको बात बताऊँ मैं कि अगर इस सेंटेंस में पहले, यानी कि किसी भी सेंटेंस में पहले डू या डज आ जाता है, तो पीछे जो है वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज़ होती है, उसमें SES नहीं लगता है, फर्स्ट फॉर्म में भी नहीं लगता है। वाई डज शी ईट, गो, प्ले, डज आ गया तो भी इधर ईट का ईट ही रहेगा, और डू आ गया तो भी इधर ईट का ईट ही रहेगा। वाई डू दे ईट फूड नहीं लगाएंगे। यानी कि डू और डज हमारे लिए एक काम सिंपल करके जाती है कि अगर डू या डज आ जाता है तो पीछे हमको बॉदर नहीं करना कि ईट यानी कि जो वर्ब है उसमें एस लगाना या नहीं लगाना, नहीं लगाना, रूल्स ही नहीं देखने। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया अफर्मेटिव, नेगेटिव, और ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी साथ के साथ ही हम पढ़ते जाते हैं। अच्छा, इतना लंबा चौड़ा मैं आपको बताऊं उससे बढ़िया है मैं आपको यही समझा देता हूं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। इंट्रोगेटिव तो यह है ही सही, इसको नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगाना है। नोट कहाँ लगाना है, डज के जस्ट बाद में, क्योंकि इसमें भी डज के बाद में ही लगाया था। वाई डज नॉट शी ईट फूड ऐसे होगा, लेकिन डज नॉट को हम क्या कर देंगे, डजंट कर देंगे। वाई डजंट शी ईट फूड। अच्छा, ये आपको दोबारा लिख के बताना ही पड़ेगा, वैसे ये सही है। वाई डजंट शी ईट फूड, इसको और बेहतर तरीके से अपन समझ लेते हैं। अतः हिंदी सेंटेंसेस हम एक बार और लिख देते हैं आपके लिए, 1 2 3 और 4। सबसे पहले हमने पढ़ा अफर्मेटिव, मैं खाना खाता हूँ। थोड़ा इसको वर्सेटाइल करने के लिए मैं की जगह आप वह कर दीजिए, खाना खाता है।
या फिर अभी का सेंटेंस आप लेना चाहें तो वह खाना खाती है, ठीक है। वह खाना नहीं खाती है, वह, एक तो है क्या वह खाना खाती है, और अगर आप WH वर्ड का बनाना चाहें तो वह खाना क्यों खाती है, कहाँ खाती है, कैसे खाती है, कब खाती है, ये सब आ जाएंगे। क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। और ये वाला जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वह खाना नहीं खाती है, तो ये दो इंटरोगेटिव्स में आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। एक्चुअल में ये जो इंटरोगेटिव है क्या वह खाना खाती है, इसका जो जवाब आएगा, आंसर आएगा, वो आएगा यस और नो। क्या वह खाना खाती है, हाँ। क्या वह खाना खाती है, नहीं। यस और नो। लेकिन इसका जो जवाब है वो हाँ या ना में नहीं आएगा, इसका जवाब थोड़ा बड़ा आएगा। वह खाना क्यों खाती है, क्योंकि उसको भूख लगती है इसलिए वो खाना खाती है, क्योंकि उसको खाना खाने का मन हो रहा है इसलिए वो खाना खाती है। थोड़ा बड़ा आंसर आएगा, एलैबोरेट आंसर आएगा, डिटेल्ड आंसर आएगा, और इसमें केवल यस नो आएगा। ये फ़र्क है दोनों ही क्वेश्चंस में। चलिए इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। वह खाना खाती है, अफर्मेटिव आपने पढ़ ही लिया है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये खाना जो है ऑब्जेक्ट है। लेकिन इंग्लिश में हम क्या करेंगे, SOV नहीं करेंगे, SVO करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह, खाती है तो शी आएगा, शी ईट फूड, ईट्स होगा पता है आपको, शी ईट्स फूड। वह खाना नहीं खाती है तो शी, डू या डज में से क्या आएगा, डज, नोट लगा देंगे, आप डजंट भी लिख सकते हैं। शी डज नॉट ईट फूड। उसके बाद इंटरोगेटिव में इन दोनों का अपन यहाँ बना लेते हैं। क्या वह खाना खाती है, डज शी ईट। मैंने कहा था इधर अगर डू या डज आ जाएगा तो उधर वर्ब में SES नहीं लगाएंगे। डज शी ईट फूड, क्वेश्चन मार्क आप लगा दो। उसके बाद है वह खाना क्यों खाती है, तो क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई। वाई डज शी, अब ईट में SES नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर डज आ गया इसलिए वाई डज शी ईट फूड। ये क्वेश्चन वर्ड आपने लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सॉरी क्वेश्चन वर्ड तो, अच्छा क्वेश्चन वर्ड तो ये है और क्वेश्चन मार्क ये है। क्या वह खाना नहीं खाती है, इसमें आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और फिर आप उसको नेगेटिव में भी पूछ रहे हैं, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा आपका, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, क्या वह खाना नहीं खाती है, बिल्कुल वैसे के वैसे ही बनाएंगे। अच्छा वही सेंटेंस लिख देते हैं ना यहाँ पर, डज शी ईट फूड, ये इंटरोगेटिव था। इसमें क्या चेंजेस हो जाएंगे ये हम देख लेते हैं बेहतर तरीके से समझने के लिए। इसी सेंटेंस को रिलेट करके हम देख लेते हैं। डज शी ईट फूड, इसमें हम क्या मॉडिफाई कर देंगे, एक तो आपको नोट लगाना है और बस नोट ही लगाना है। नोट कहाँ लगेगा, अगर आप नोट लगाना चाहते हो सेपरेटली तो डज शी नॉट ईट फूड यहाँ लगेगा। लेकिन अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ करना चाहते हो, डज प्लस नोट लगाना चाहते हो, तो क्योंकि डज यहाँ है इसलिए नोट भी यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। अगर आप नोट को सेपरेटली यूज़ करना चाहें तो डज शी नॉट ईट फूड। अजीब लग रहा होगा लेकिन सही है, क्या करें, लोग इस्तेमाल नहीं करते ऐसे इसलिए अजीब लग रहा है। लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं डजंट शी ईट फूड। ये अजीब नहीं लग रहा आपको क्योंकि ये एकदम सही तो दोनों हैं, लेकिन ये जो है ये स्पोकन है और
आप स्पोकन से ही मेरे ख्याल से ज़्यादा फैमिलियर रहते हो, इसलिए ये दोनों ही सही है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब एक डबल इंट्रोगेटिव भी होता है, वो भी हम मैंने आपको कहा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस समझने के बाद में आपको बाकी सेंटेंसेस यानी कि बाकी टेंसेस बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, टेंस नंबर 2, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेस हैं वो कुछ इस तरह के होंगे कि अभी जो मैं जिस समय में बात कर रहा हूँ उस समय एक्शन कंटिन्यू होगा, वो काम कंप्लीट नहीं होगा। अगर काम कंप्लीट हो जाता है तो परफेक्ट हो जाएगा। अगर काम कंटिन्यू चल रहा है जिस समय मैं बात कर रहा हूँ तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, जिस समय मैं बात कर रहा हूँ उस समय भी एक्शन कंटिन्यू है, कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रिया गाना गा रही है, प्रिया गाना गा रही है, जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय एक्शन कंटिन्यू है। इसमें क्या होगा, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में आपका इज एम आर काम आएगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे, प्लस फिर आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे और प्लस जो पीछे बचेगा वो आप लगा देंगे। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो मैं ही किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैं ही एक्शन कर रहा हूँ, तो मैं ही सब्जेक्ट हूँ, मैं ही डूअर हूँ। उसके बाद क्या काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ने का काम कर रहा हूँ, ये हो गया वर्ब। क्या पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। जो मैं काम कर रहा हूँ उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, किताब के ऊपर यानी कि बुक के ऊपर, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और आप इज एम आर लगाई देंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई के साथ लगता है एम, ये मैंने आपको शुरू में बताया था। आई एम पढ़ने को कहते हैं रीड, रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, रीड, रेड, रेड, इसकी तीनों फॉर्म्स होती है। फर्स्ट फॉर्म रीड है जिसमें आईएनजी आप लगा देंगे, आई एम रीडिंग ए बुक। अब आप कहेंगे कि सर ये बुक, यहाँ तो बुक ही थी, आपने ए क्यों लगा दिया। तो इंग्लिश में कोई भी जो सिंगुलर नाउन है उसको आप अकेले यूज़ नहीं कर सकते। इंग्लिश में कहते हैं कि अ सिंगुलर नाउन इज़ नेवर यूज्ड नेकेड, अकेले यूज़ नहीं कर सकते, उससे पहले कुछ ना कुछ डिटर्मिनर वगैरह लगाना पड़ता है। तो क्योंकि किताब से पता चल रहा है कि एक किताब है तो मैंने डिटर्मिनर लगा दिया ए, आई एम रीडिंग अ बुक, ये बन गया। दूसरा सेंटेंस आप देखिए, प्रिया गाना गा रही है, तो प्रिया है सब्जेक्ट, गाने की क्रिया हो रही है और ये जो गाना है ये है ऑब्जेक्ट। आप लिखिए प्रिया सबसे पहले, उसके बाद में आपको इज एम आर लगाना है। तो क्योंकि प्रिया सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में एम तो आई के साथ में लगता है, ये तो फिक्स है। आर लगता है प्लूरल के साथ में और इज लगता है सिंगुलर के साथ में। तो प्रिया इज काम क्या कर रही है, सिंग करने का, गाना गाने का। सिंग हो गया, आईएनजी आपने लगा दिया और फिर जैसे आपने ए बुक लिखा था वैसे आप लिख दीजिए अ सॉन्ग, प्रिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। जिस तरह से मैंने कहा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको समझना मुश्किल होता है। इतने मुश्किल टेंस को आपने समझ लिया तो अब जो टेंसेस हैं आपके, इनफैक्ट ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। सबसे इजी टेंस अगर मैं कहूँ तो वो कंटिन्यूअस टेंसेस ही होते हैं। तीसरे नंबर का टेंस जो है आपका वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होगा, आपका जो काम है जिस समय आप बात कर रहे हैं उस समय वो काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एग्जैक्टली वही सेंटेंसेस अपन ले लेते हैं, प्रिया गाना गा चुकी है और मैं किताब पढ़ चुका हूँ। इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैंने किताब पढ़ ली है, प्रिया ने गाना गा लिया है। बात एक ही है, एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं। प्रिया गाना गा चुकी है, तो ये जो है ये कंप्लीट हो गया एक्शन। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, जो कि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर काम आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज, हैज लगेगा सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ में, और हैव लगेगा प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउन के साथ में, और आई के साथ हैव लगेगा। ये भी आप देख लीजिए, केवल ये याद रखना है आपको कि आई के साथ हैव लगेगा, सिंगुलर के साथ हैज लगेगा और प्लूरल के साथ हैव लगेगा। प्रिया, चलिए बनाते हैं इसको। प्रिया, हैज हैव लगाना है, सिंगुलर है हैज लगाएंगे। मेन वर्ब है सिंग, सिंग के तीनों फॉर्म्स होती है सिंग, सैंग और SUNG संग, सिंग सैंग संग। तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे संग। प्रिया हैज संग अ सॉन्ग, जो बचा है उसको आप पीछे लगा देंगे। प्रिया हैज संग अ सॉन्ग बन गया, बहुत ही ईजी है, मैं किताब पढ़ चुका हूँ। पढ़ने का काम हो रहा है, वर्ब है, ये जो बुक है ये ऑब्जेक्ट है, ये जो मैं हूँ ये मैं क्या हूँ, एक्शन का डूअर हूँ यानी कि सब्जेक्ट हूँ। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट आई, आई के साथ हैज लगता है कि हैव लगता है, ऑब्वियसली हैव लगता है। आई हैव, मेन वर्ब कौन सी है, पढ़ने की है। मेन वर्ब पढ़ने की तीनों फॉर्म्स होती है रीड, रेड, रेड। हम यहाँ पर रीड लगा देंगे, नहीं लगाएंगे रीड, हम लगाएंगे रेड। एक्चुअल में इसको पढ़ने में आप रीड भी पढ़ सकते हैं लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि रीड की जो तीनों फॉर्म्स होती है वो रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग तीनों ही सेम है लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। और आपसे जब कोई पूछे कि यहाँ पर इन तीनों में से कौन सा यूज हुआ है तो आप कहेंगे कि दिस वन इज यूज हियर, ये थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज हुआ है। आई हैव रेड अ बुक, की मैंने बुक पढ़ के कंप्लीट कर ली है। आई हैव रेड अ बुक, तो ये हो गया आपका परफेक्ट टेंस। बहुत ही इजी है बनाना, और सेंटेंसेस आप इसके हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफ़ी सारे सेंटेंसेस, ताकि आपका जो परफेक्ट टेंस है वो एकदम एक्यूरेट हो जाए, अच्छा हो जाए। इसके बाद जो प्रेजेंट में एक टेंस बचा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसका नाम तो सबसे बड़ा है लेकिन वो ईजी बहुत है। टेंस नंबर 4 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, NUOUS। अब तक तो आपको स्पेलिंग याद भी हो गई होगी कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कुछ भी नहीं है, वो क्या है, आपने परफेक्ट टेंस पढ़ा समझ में आया, कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा समझ में आया। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्चुअल में परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का ही मिक्सचर है। इसमें कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होंगे कि, चलिए वही सेंटेंस वापस ले लेते हैं। प्रिया 3 घंटे से गाना गा रही है। अब मैं आपको एक बार टाइम का सीक्वेंस समझा देता हूँ। मैं कहूँ कि ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट का टाइम है, ये पास्ट का टाइम है, और ये जो है वो फ्यूचर का टाइम है, और मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। अगर मैं जनरल बात कह रहा हूँ, यहीं पे बात कह रहा हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो वो है सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर मैं कहूँ कि जिस समय मैं बात कर रहा हूँ उस समय एक्शन कंटिन्यूसली चल रहा है तो वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं कहूँ कि जिस समय मैं बात कर रहा हूँ उस समय वो काम कंप्लीट हो चुका है तो वो है परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जिस समय मैं बात कर रहा हूँ उस समय में भी काम कुछ कंप्लीट हुआ है, कुछ बाकी है और कंटिन्यू भी चल रहा है, तो वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंप्लीटली कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ हुआ है लेकिन कुछ बाकी है और वो कंटिन्यूसली चल रहा है, इसलिए उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। जिस समय मैं बात कर रहा हूँ उससे पहले कुछ टाइम, 1 मिनट हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 10 महीने हो सकते हैं, पहले से शुरू हुआ था वो काम। कुछ समय, जैसे कि प्रिया 3 घंटे से गाना गा रही है, तो अभी आप माने कि अभी बज रहे हैं दोपहर के 12, तो ये काम सुबह 9 बजे शुरू हुआ होगा। 9 बजे से वो 3 घंटे से गाना गा रही है 12 बजे तक, और अभी भी उसने गाना गाना फिनिश नहीं किया है। आगे भी गाना गाने की पूरी संभावना है, आगे कहीं जाके ये फिनिश होगा। फिलहाल हम फिनिश होने की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि 9 बजे से ही गा रही है, 3 घंटे हो चुके हैं और अभी भी उसका गाना जो है कंटिन्यू चल रहा है। कुछ हो गया है, कुछ बाकी है काम। इस तरह के होते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस। अब चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं हम। प्रिया 3 घंटे से गाना गा रही है, तो
इसमें एक्शन क्या हो रहा है, गाना गाने का, गाना गाने का, यानी कि गाने का एक्शन हो रहा है इसमें, तो ये वर्ब है। और कौन गा रहा है गाना, प्रिया, तो ये सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या गा रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है। और एक्चुअल में ये जो 3 घंटे से है ये एक टाइम फ्रेज है, और इसमें आप सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। सिंस तो आप लगाएंगे तब जब आपको दे रखा होगा पॉइंट इन टाइम, टाइम का पॉइंट दे रखा होगा तब आप सिंस लगाएंगे। यानी कि आपके लीजिए मॉर्निंग है, आपके लीजिए लास्ट ईयर है, लास्ट मंथ है, आपके लीजिए 10 o'clock है, 12 बजे, तो ये एग्जैक्ट आपके लीजिए मंडे है। तो ये पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स होंगे सेंटेंस में, तो आप सेंस लगाएंगे। अगर पीरियड है, पीरियड से मतलब है कि जैसे 3 घंटे हुआ, 4 दिन हुआ, 6 साल हुआ, 10 महीने हुआ, 10 months, तो इस तरह के जो हैं वो पीरियड्स होंगे। तो पीरियड अगर टाइम का दे रखा है तो आप फॉर यूज़ करेंगे, और अगर पॉइंट दे रखा है तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, बाकी काफ़ी सारे होते हैं पॉइंट्स। जैसे जैसे आप एग्जांपल्स करेंगे आपको समझ में आते जाएंगे, तो ये आप पॉइंट में सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इनको मैं कुछ देर के लिए रहने देता हूँ। चलिए सबसे पहले करते हैं हम सब्जेक्ट। तो प्रिया, प्रिया के साथ फॉर्मूला तो हमने लिखा ही नहीं, वैसे ज़रूरी है नहीं, लेकिन चलिए लिख देते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव इसमें आएगा, प्लस परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक चीज़ ऐड हो जाएगी जो कि है बीन। आप सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, उसके बाद हैज़ के साथ भी बीन, हैव के साथ भी बीन, बीन तो बीन ही रहेगा, उसका कुछ नहीं करना है, बीन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पर क्योंकि ये परफेक्ट होने के साथ साथ कंटिन्यूअस भी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, क्योंकि आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है, इसलिए यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, प्लस आपको तो पता ही है जो बचा हुआ है वो पीछे हम लिख देंगे। तो चलिए सब्जेक्ट हो गया, हैज़ लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है, बीन आप लगा देंगे बिना देखे। तो प्रिया हैज़ बीन, अब आएगी मेन वर्ब जो कि ये सिंग है, और अब हम थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, अब हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म लगती है। प्रिया हैज़ बीन सिंग, आईएनजी लगाएंगे, सिंगिंग अ सॉन्ग, ये बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई होप आपको प्रेजेंट के सारे टेंसेस समझ में आ गए होंगे। आप और एग्जांपल्स इनकी मदद लेके और एग्जांपल प्रेजेंट टेंस समझने के बाद में अब चलते हैं सीधे ही पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस में सबसे पहले आएगा आपका, अच्छा आप नंबर लगा लीजिए, टेंस नंबर 5 जो कि है पास्ट सिंपल। मैंने कहा था कि सिंपल नाम अच्छा लगता है, इसलिए मैं सिंपल ही बोलूँगा, वैसे इसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है। केवल यही एक टेंस है पास्ट सिंपल टेंस जिसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, और किसी भी टेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होता है। बस हो गया आपका पास्ट सिंपल टेंस। इस टेंस में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, मैंने क्रिकेट खेला, महेश बाजार गया। पास्ट के टाइम में कोई काम हुआ है, जनरली हम बता रहे हैं कि ना तो हम कह रहे हैं कि ये काम कंटिन्यू चल रहा था, ना हम कह रहे हैं कि वो कंप्लीट हो गया था, बस जनरली हम कह रहे हैं कि कोई काम था जो पास्ट में हुआ था। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए ये फॉर्मूला बनेगा पास्ट सिंपल का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री एडवर्बियल जो भी पीछे आएगा, वो बहुत ही इजी फॉर्मूला है और बहुत ही इजी सेंटेंसेस ये होते हैं। मैंने क्रिकेट खेला, बस ये जो पास्ट सिंपल टेंस है इसके लिए आपको एक ही चीज़ सीखनी पड़ेगी जो कि है सारे वर्ब्स के सेकंड फॉर्म। अगर सभी वर्ब्स के सेकंड फॉर्म आपको आते हैं तो डेफिनेटली आप इजीली आप बना सकते हैं पास्ट सिंपल टेंस। मैंने क्रिकेट खेला, मैंने हो या मैं हो या कुछ भी हो, इस तरह आप आई लिख देंगे इसके लिए। उसके बाद क्रिकेट खेला, खेलने की क्रिया हो रही है और ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो आई प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, आई प्लेड क्रिकेट
देखा आपने, बहुत इजी, ना तो आपको एस लगाना, ना आपको ING लगाना, कुछ भी नहीं लगाना और इजीली बन गया आपका पास्ट सिंपल टेंस। महेश बाजार गया, महेश ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। तो वर्ब है गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। महेश वेंट, बाजार गया, टू मार्केट, महेश वेंट टू मार्केट। बहुत ईजी है। सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से आप अगर निगेटिव बनाएंगे तो नोट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, या फिर अच्छा फटाफट से हम बना लेते हैं। महेश बाजार गया, तो महेश, अगर आप कहेंगे कि महेश, अच्छा यहाँ पर जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो जैसे आपने प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव बनाते वक्त डू और डस का इस्तेमाल किया था, पास्ट टेंस का नेगेटिव बनाएंगे तो डिड यूज़ होगा। पास्ट टेंस का जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो आपको डिड यूज़ करना पड़ेगा। महेश डिड नोट लगा देंगे, महेश डिड नोट। अब डिड नोट आने के बाद में वेंट नहीं आएगा, डिड नोट आने के बाद में, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है, इसी से पास्ट फॉर्म शो हो जाती है, तो आपको वेंट नहीं लगाकर आपको गो लगाना पड़ेगा। महेश डिड नॉट गो टू मार्केट। उसी तरह से अगर आप इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो आप कहेंगे कि आई डिड नॉट, पास डिड नॉट लगाना है, लेकिन अब प्लेड नहीं होगा। अब क्या होगा, प्ले, क्योंकि पास फॉर्म तो इसी से शो हो गई, आपको प्लेड लगाने की जरूरत नहीं है, डबल पास नहीं लगाना है आपको, केवल एक ही बार आपको पास्ट फॉर्म शो करनी है। डिड नॉट से आपका पास्ट सिंपल हो गया। वैसे डिड भी पास्ट सिंपल में यूज होता है, इसलिए मैंने कह दिया आपको पहले से ही कि डिड नॉट लगाने के बाद में आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ये हो गया इसका नेगेटिव। अगर आप इसका इंटरोगेटिव बनाना चाहें तो आप इस डिड को उठा के यहाँ से यहाँ लगा दीजिए, डिड महेश प्ले या डिड महेश गो टू मार्केट, पीछे क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव, डिड महेश गो टू मार्केट। जो हेल्पिंग वर्ब आपने यूज़ की थी नेगेटिव बनाने के लिए, उसी हेल्पिंग वर्ब को उठा के इधर रख देंगे। आप कहें कि इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है मुझे, तो डिड महेश नॉट गो टू मार्केट, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। अगर आप इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ करना चाहे तो आप डिडंट महेश गो टू मार्केट इस तरह से इस्तेमाल कर देंगे, बहुत ही ईजी है। ये हो गया आपका पास्ट सिंपल टेंस का। बाद कंटिन्यूस टेंस जो कि है टेंस नंबर 6, पास्ट कंटिन्यूस को वैसे प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, लेकिन ये सब पुरानी टर्मिनोलॉजी हो गई है। अभी कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट में कोई काम जिस समय बात कर रहे हैं उस समय कंटिन्यू चल रहा था, तो उसी से टाइप से पास्ट कंटिन्यूस टेंस में पास्ट में कोई काम जिस समय की, पास्ट के जिस समय की हम बात करेंगे उस समय वो काम कंटिन्यूसली चल रहा होगा। आप कहेंगे कि महेश बाजार जा रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था। आप ये भी कह सकते हैं कि हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, था थी थे वगैरह आते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, वो सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूस में होते हैं। लेकिन मैंने आपको बता ही दिया कि आपको किस तरह से देखना है कि आपका जो सेंटेंस है हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो, उस सेंटेंस में कोई काम पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा कि आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद जैसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर लगा रहे थे वैसे ही आप पास्ट कंटिन्यूस में वॉज और वर लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे और पीछे आप जो बचेगा वो लगा देंगे। महेश हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद में जाने की यहाँ पे वर्ब हो रही है। आपको बेसिकली तो सब्जेक्ट और वर्ब ही देखनी है, बाकी चीज़ें आप जब हम एडवांस पढ़ेंगे, जब मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा एडवर्बियल है, ऑब्जेक्ट में भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किस तरह का कॉम्प्लीमेंट है, किस तरह का एडवर्बियल है, वो बातें हम बाद में करेंगे। अभी हम बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, जनरली हम टेंसेस को समझ रहे हैं बस। तो आप सब्जेक्ट और वर्ब ही देखेंगे अभी केवल, इससे आपका काम चल जाएगा। महेश, अब आप लगाएंगे वॉज और वर।
तो वर तो प्लूरल के साथ लगता है और वॉज सिंगुलर के साथ लगता है। जैसे हैज हैव में हमने किया था कि हैज तो सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, इसमें भी वॉज यानी कि एस जिसमें आता है, एस वॉज का एस और एस से बना सिंगुलर, हैज का एस और एस से बना सिंगुलर, हो गया ना आसान काम। तो महेश के साथ लगेगा वॉज, महेश वॉज, जाने का काम हो रहा है गो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू मार्केट, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा आप सेंटेंस देखिए, मैं किताब पढ़ रहा था, तो आई के साथ लगता है वॉज, आई के साथ लगता है वॉज। अब आप देखें कि वहाँ पर हैज़ और हैव में आई के साथ हैव लगा था, हैज़ और हैव में तो आई के साथ हैव लगा था, लेकिन यहाँ पर वॉज और वर में आई के साथ वॉज लगता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। आई वॉज पढ़ने को कहते हैं रीड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, आई वॉज रीडिंग अ बुक, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। अगर आप इसको इंटरोगेटिव बनाना चाहें तो आप हेल्पिंग वर्ब को उठा के इधर लगा देंगे, वॉज आई रीडिंग अ बुक, क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहें तो वॉज आई नॉट रीडिंग अ बुक, ये कर दें। अब हम देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि टेंस नंबर 7। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, आप लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या जो भी है पीछे वो आप लगाएंगे। आप जैसे कि मैं कहूँ कि मैं बाजार जा चुका था, सीता खाना बना चुकी थी, सीता खाना बना चुकी थी, बहुत ही गंदी राइटिंग है सीता खाना बना चुकी थी। इस तरह के सेंटेंसेस आप बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि आपके पास 3 टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं उससे पहले कोई काम शुरू होके पहले ही कंप्लीट हो चुका था, यानी पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम में वो काम शुरू हुआ था और पास्ट के ही किसी पर्टिकुलर टाइम में वो काम फिनिश हो गया था, यानी कि कंप्लीट हो गया था, यानी कि परफेक्ट हो गया था, इसलिए उसको पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए, मैं बाजार जा चुका था, इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट जो कि है मैं, आई, उसके बाद आई के साथ हैड लगेगा। इनफैक्ट हैड सभी के साथ लगता है, इसमें आपको रूल्स नहीं देखने कि हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा, क्योंकि इसमें केवल हैड ही है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप सभी के साथ हैड लगा देंगे। तो आई हैड, जाने को क्या कहते हैं, गो की थर्ड फॉर्म आप लगाएंगी, गो, वेंट, गॉन। आई हैड गॉन टू मार्केट, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा, उस फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद नीचे वाला सेंटेंस, सीता खाना बना चुकी थी, सीता हैड लगा देंगे, हैड, खाना बनाने को कहते हैं कुक, कुक के जो तीनों फॉर्म्स होते हैं, कुक, कुक्ड, कुक्ड, तो यहाँ पे आप कुक्ड लगा देंगे। सीता हैड कुक्ड फूड, सीता खाना बना चुकी थी, ये आपका बन गया पास्ट परफेक्ट। ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आप बड़ी आसानी से उसको बना सकते हैं। अब इसके बाद पास्ट में जो आखिरी टेंस आपका बचा है वो है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि केवल नाम से बड़ा है, बाकी इजी बहुत है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या, चलिए पहले सेंटेंस लिखते हैं। महेश 3 घंटे से, महेश 3 घंटे से, अच्छा, महेश 3 घंटे से खेल रहा था, महेश 3 घंटे से खेल रहा था। एक और सेंटेंस आप लिख लीजिए, सीता सुबह से ही, सीता सुबह से ही
सीता सुबह से ही क्या कर रही थी, गाना गा रही थी। सीता सुबह से ही गाना गा रही थी, ये हो गया। अब जब आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे, इनफैक्ट कोई भी कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ तो ठीक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ तो ठीक, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ तो ठीक। एक तो आपको बीन के यूज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बीन लगाना है। इसमें सिंगुलर प्लूरल कुल नहीं है, आप बस हैड के बाद बीन लगा देंगे, बीन लगाएंगे। उसके अलावा आपको देखना पड़ेगा सिंस और फॉर का यूज़ आपको करना है, सिंस और फॉर का यूज़ करना है। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बताया होगा कि अगर पॉइंट है टाइम का तो आप सिंस लगाएंगे, और अगर पीरियड है टाइम का तो आप लगाएंगे फॉर। पीरियड से मेरा मतलब है 3 घंटे हुआ, 5 दिन हुआ, 5 डेज हुआ, 10 years हुआ, 3 months हुआ, तो ये इस तरह के पीरियड्स हैं। और पॉइंट से मेरा मतलब है मॉर्निंग हुआ, लास्ट डे हुआ, संडे हुआ, या फिर लास्ट ईयर हुआ, जनवरी हुआ। ये सब क्या है, पॉइंट इन टाइम। इनके साथ तो आप लगाएंगे सिंस, और ये जो पीरियड है उनके साथ आप लगाएंगे फॉर। चलिए अब करते हैं, 2 चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो बीन का और एक सिंस और फॉर का। बाकी फॉर्मूला मैं आपके लिए बना देता हूँ। क्या ज़रूरी है फॉर्मूला बनाना? चलिए पहले बिना फॉर्मूला के करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे सेंटेंस में आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं बिना सेंटेंस यानी कि बिना फॉर्मूला के सेंटेंस हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। महेश, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है महेश। आप लगाएंगे हैड, सभी में हैड लगाना है, या यूँ कहें कि सभी में हैड बीन लगाना है बस। तो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में फ़र्क ये होता है कि परफेक्ट में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस क्योंकि कंटिन्यूस भी आ रहा है साथ में, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो महेश हैड बीन, खेलने को कहते हैं प्ले, प्ले की फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, और उसमें आईएनजी लगा देंगे। महेश हैड बीन प्लेइंग 3 घंटे से। ये क्या है, पॉइंट है कि पीरियड है? ये पीरियड है तो 4 लगाएंगे। महेश हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। ये बन गया आपका। कहाँ पड़ी फॉर्मूला की ज़रूरत? चलिए फॉर्मूला भी बना देते हैं आपके लिए। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, सभी में हैड बीन, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर आप लगाएंगे सिंस फॉर, जो कि आपका बहुत ही बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा, प्लस आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल, जो भी आपका पीछे बचेगा वो। तो इतना बड़ा फॉर्मूला हो गया। चलिए दूसरे में आप फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। ये हो गया आपका सब्जेक्ट सीता, उसके बाद आप लगाएंगे हैड बीन। हैड बीन लगा देंगे आप। अगर आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना है तो आप जैसे ही सब्जेक्ट लगाया आपने, हैड बीन आप लगा दो। सीता हैड बीन, मेन वर्ब है सिंग की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी लगाएंगे। सिंगिंग, सीता हैड बीन सिंगिंग, गाना गा रही थी, गाने को कहते हैं अ सॉन्ग। सीता हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। कितने दिन से गा रही थी, कितने घंटे से गा रही थी? सुबह से ही गा रही थी। तो ये तो सुबह है जो मॉर्निंग, वो क्या है, पॉइंट है, और इसके लिए आप यूज़ करेंगे सिंस मॉर्निंग। सीता हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, है ना, बहुत ही आसान। तो इस तरह से पास्ट टेंसेस पे आपके इजीली कंप्लीट हो गए। अगर हम ये केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, इनके नेगेटिव्स, इंट्रोगेटिव्स और इंट्रोगेटिव नेगेटिव्स बनाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं केवल आपको यही छोड़ रहा हूँ। आप इनके नेगेटिव इंट्रोगेटिव, आप प्रेजेंट में जिस तरह से मैंने आपको इंट्रोगेटिव्स नेगेटिव्स वगैरह बनाना सिखाया था, उसके हिसाब से आप इनके इंट्रोगेटिव नेगेटिव्स बना सकते हैं, या फिर मैं एक अलग से आपको वीडियो बना के दे दूंगा इंट्रोगेटिव्स नेगेटिव्स का, तो उसकी हेल्प से आप बना पाएंगे। वैसे टेंसेस को समझने के लिए इतना। और अब हम देख लेते हैं फ्यूचर टेंस, जो कि आपको सबसे मुश्किल लगता होगा। अच्छा, फ्यूचर टेंस मुश्किल है? देखिए कितना मुश्किल है। फ्यूचर जो टेंस हैं उसके चारों टेंसेस हम पढ़ लेते हैं। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 ही तो होते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप एक सेंटेंस देखिए। बार बार महेश का ही नाम मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आप
अगर अलग अलग नाम लिखूंगा, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस बनाऊंगा, अलग अलग वर्ब्स इस्तेमाल करूंगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएं। इसलिए आपकी सहूलियत के लिए मैं नाम भी चेंज नहीं कर रहा हूं। महेश गाना गाएगा, ये है फ्यूचर सिंपल टेंस। सिंपली कोई बात बता रहे हैं हम फ्यूचर टेंस में, जो कि हम नहीं बताना चाह रहे हैं कि वो काम चल रहा होगा क्या, ये भी नहीं बताना चाह रहे हैं कि वो काम कंप्लीट हो गया होगा क्या, हम कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं। केवल हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो काम है वो फ्यूचर में किसी टाइम पे होगा। महेश गाना गाएगा, तो इसका जो बनेगा सेंटेंस वो कुछ इस तरह से बनेगा, महेश will sing a song। ये हो गया आपका फ्यूचर सिंपल। अगर आप इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाना चाहें तो आप बोलेंगे will be singing, ये बन गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगर आप इसको फ्यूचर परफेक्ट बनाना चाहें तो आप बनाएंगे will have sung, जो कि थर्ड फॉर्म है, बहुत ही ईजी। अगर आप इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना चाहें तो आप बोलेंगे महेश will have been singing, हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर टेंस तो बहुत ही आसान है, आप तो मुश्किल बता रहे थे। अच्छा, इसी तरह से ये फ्यूचर टेंस जो है वो फिनिश नहीं करूँगा मैं, इत्मीनान रखिए, आपको मैं आराम से समझाता हूँ। सबसे पहले लगा लेते हैं टेंस नंबर 9, जो कि है फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर टेंस पढ़ने से पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि फ्यूचर में विल और शैल हेल्पिंग वर्ब्स होगी। हम केवल विल ही यूज़ करेंगे, शैल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि शैल आउट ऑफ फैशन हो चुका है और अब केवल विल ही इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली हम मॉडर्न इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, तो हम विल ही यूज़ करेंगे। उसके बाद में कंटिन्यूस में आएगा विल बी, ये तो आएगा सिंपल में केवल विल। उसके बाद कंटिन्यूस बनाएंगे तब आएगा विल बी, और विल बी ही लगाएंगे आप सबके साथ में। उसके बाद में परफेक्ट में आएगा विल हैव, और परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा विल हैव और बीन। सारे परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन आता है और बीन चेंज भी नहीं होता है, बीन का बीन ही रहता है। विल हैव बीन, तो मैं चारों ही टेंसेस के। अच्छा, अपन एक काम करते हैं, फ्यूचर सिंपल परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल पहले कंटिन्यूस आएगा, फिर परफेक्ट आएगा, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, वो एक ही बार में सीख लेते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस जो है उसका एक सेंटेंस मैंने लिखा था, महेश गाना गाएगा। चलो सेंटेंस चेंज कर लेते हैं, महेश को हम प्रतीक कर देते हैं। प्रतीक क्या करेगा? प्रतीक फुटबॉल खेलेगा। प्रतीक फुटबॉल खेलेगा, ये है फ्यूचर सिंपल। उसके बाद फ्यूचर 10 नंबर का जो है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस जो कि होगा प्रतीक फुटबॉल खेल रहा होगा। प्रतीक फुटबॉल खेल रहा होगा। इसके बाद 11 नंबर का जो होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट जो कि होगा प्रतीक फुटबॉल खेल चुका होगा। प्रतीक फुटबॉल खेल चुका होगा, ये है फ्यूचर परफेक्ट। एक जो बचा है उसको अपन सेपरेटली देख लेंगे। प्रतीक फुटबॉल खेलेगा, इसका आप क्या करेंगे? विल लगाएंगे। नीचे वाले में आप विल बी लगाएंगे कंटिन्यूस में, परफेक्ट में आप विल हैव लगाएंगे और परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है इसमें प्रतीक, प्रतीक विल लगा देंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये हो गया आपका फ्यूचर सिंपल टेंस। इसी को फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे
प्रतीक, और मैंने कहा था विल बी, ये जो आपका फॉर्मूला है विल शैल, इसमें बी और ऐड कर देंगे अगर कंटिन्यूस की बात करें तो प्रतीक विल बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और क्योंकि आईएनजी लगाते हैं कंटिन्यूस में, प्लेइंग फुटबॉल, ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल के बाद में हैव लगा देंगे और बीन लगा देंगे, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। इसका भी फॉर्मूला आप लिखना चाहें फ्यूचर कंटिन्यूस का तो आप लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह से होगा, सब्जेक्ट विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि आप बनाइए इस तरह से, प्रतीक विल हैव प्लेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट, प्रतीक विल हैव प्लेड फुटबॉल, प्रतीक विल हैव प्लेड फुटबॉल, ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब एक ही आपका टेंस बचा है जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, वो भी हम पढ़ लेते हैं साथ ही साथ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, सिर्फ बीन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो एक्चुअल में फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस का मिक्सचर है, दोनों का ही। टेंस नंबर 12 जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर आप कहना चाहें कि महेश 3 घंटे से गाना गा रहा होगा, सीता 5 घंटे से नहा रही होगी, या फिर आप कहना चाहें कि मैं 4 दिन से पढ़ाई कर रहा हूँगा, मैं 10 दिन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँगा, होंगे वगैरह आते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में, वो ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। तो आप सेंटेंस लिख लीजिए इसका, प्रतीक 5 बजे से, प्रतीक 5 बजे से, याद रखिए 5 घंटे से नहीं लिखा है मैंने, 5 बजे से लिखा है। 5 घंटे से मैं लिखता तो वो होता पीरियड ऑफ टाइम, 5 बजे से मैंने लिखा है 5 o'clock, तो वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। और इसमें भी क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हमने सिंस और फॉर यूज़ किया था। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में है उनकी 2 खासियत होती है, नंबर 1 बीन का यूज़ करना है और पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, और सिंस और फॉर का यूज़ करना है, जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो प्रतीक 5 बजे से फुटबॉल खेल रहा होगा। फ्यूचर में किसी टाइम पे कोई काम आधा कंप्लीट हो गया होगा और आधा होने वाला होगा, आगे चल रहा होगा, मतलब कंप्लीट भी नहीं हुआ होगा, कुछ हो गया होगा, और वो काम जिस समय की बात करेंगे हम, फ्यूचर में जिस समय की बात करेंगे उस समय चल रहा होगा। आपको मैं टाइम फ्रेम के हिसाब से समझा देता हूँ। ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट, और ये हो गया फ्यूचर। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अभी आज, जैसे कि आप कहें कि आज संडे है और दोपहर के 12 बजे हैं, तो आप कहें कि आज हम बात कर रहे हैं, और प्रतीक जो है वो कल यानी कि फ्यूचर में 5 बजे से फुटबॉल खेल रहा होगा। 5 बजे से फुटबॉल खेलना स्टार्ट करेगा, उसके बाद वो खेलेगा, और जिस टाइम की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम 8 बजे की बात कर रहे हैं, तो 5 बजे से फुटबॉल खेल रहा होगा। जब उसके पिताजी 8 बजे घर आएंगे तो वो ऑलरेडी 5 बजे से फुटबॉल खेल रहा होगा, और उस समय भी वो उस फुटबॉल को खेल के ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि ख़त्म करेगा तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, ख़त्म नहीं करेगा कंटिन्यू रखेगा, आगे भी खेलता रहेगा, तो वो परफेक्ट भी हो जाएगा और कंटिन्यूस भी हो जाएगा, तो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ और अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। चलिए फॉर्मूला आप लिख लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस मैंने वहाँ पर लिखा था विल शैल प्लस हैव बीन लगाएंगे आप, और जैसे आप बीन लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
आईएनजी लगा देंगे, सिंस और फॉर लगाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ फॉर्मूलाज पे ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया। अब आप क्या करोगे, ये तो बहुत मुश्किल हो गया। जी नहीं, मुश्किल कुछ भी नहीं हुआ। प्रतीक सब्जेक्ट है इसमें, प्रतीक के साथ विल लगाया, शैल तो लगाना ही नहीं है, सभी के साथ हैव लगाना है, बीन लगाना है। क्या मुश्किल है इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं। प्रतीक विल हैव बीन, प्लस भी लगा दिया मैंने, तो देखो हटा दो प्लस को। प्रतीक विल हैव बीन, प्ले की फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग, प्रतीक विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, प्रतीक विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब है हमारे पास 5 बजे से, जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम है, 5 o'clock ये पॉइंट है, पीरियड नहीं है। अगर 5 hours होता तो वो पीरियड हो जाता और फिर हम 4 यूज़ करते। अभी हम सिंस यूज़ करेंगे, फुटबॉल सिंस 5 o'clock, 5 बजे को कहते हैं 5 o'clock। प्रतीक विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 o'clock। तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने पूरी कोशिश की है सारे टेंसेस को आपको इजी वे में समझाने की। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे सारे के सारे टेंसेस। और अभी भी आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन किस लिए है, कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली लिखिए। आपको कोई डाउट हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।